नमस्कार, मैं अनीशा दीक्षित आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में। मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र कुमार पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर पांडेज न्यूरो केयर सेंटर, लखनऊ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मेरा नाम डॉक्टर आर के पांडे है। मैं लखनऊ में न्यूरो फिजिशियन हूँ। डॉक्टर, सबसे पहला मेरा सवाल है, मिर्गी क्या होती है? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तो न्यूरॉन्स के एग्रीगेट्स यानी जो उनके समूह हैं उनमें कोई एबनॉर्मल, एक्सेसिव और अनसिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी का होना, जब ये एक्टिविटी होती है तो ये हमारे शरीर में दौरे की शक्ल में मैनिफेस्ट करती है। इसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी कह देते हैं। मिर्गी किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, जो कि बच्चों में या बूढ़ों में या जवान जो हैं उनमें भी मिर्गी के एपिसोड्स। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल डॉक्टर मेरा आपसे, मिर्गी के कारण क्या होते हैं? मिर्गी बेसिकली इसके कारणों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो कारण जो कि एक्वायर्ड होते हैं और दूसरे कारण जिनको हम जेनेटिक कहते हैं। एक्वायर्ड में अगर हम देखें तो सबसे कॉमन में आता है जैसे दिमाग में कीड़े की गांठ बन जाना, जिसको हम न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं। आमतौर पे ज्यादातर जो बच्चे हमारी ओपीडीज में आते हैं वो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस से पीड़ित होते हैं। दूसरा जैसे ट्यूबरकुलोमा, ये भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा स्ट्रोक हो जाना यानी दिमाग की नसों का ब्लॉकेज हो जाना, या किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया है तो उसमें भी उसको दौरे पड़ सकते हैं। हेड इंजरी के केसेस में, या ब्रेन में कोई ट्यूमर होना, या सीवियर इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल, आजकल वायरल का टाइम चल रहा है तो वायरल एन्केफेलाइटिस के पेशेंट भी दौरे के साथ मैनिफेस्ट कर जाते हैं। तो ये सारे कारण जो है वो एक्वायर्ड कैटेगरी में आते हैं। और फिर दूसरी कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं जेनेटिक एपिलेप्सीज। आमतौर पे उसके कुछ मुख्य उदाहरण हैं जैसे जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है, या बच्चों में एब्सेंस सीजर आ रहे हैं, या बहुत वैरायटी के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं, ये भी एपिलेप्सी के फॉर्म में मैनिफेस्ट करते हैं। हर तरह की जेनेटिक एपिलेप्सी में ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता कि जितना जो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा ही होगा, क्योंकि कभी कभी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होती हैं। तो इस तरह की एपिलेप्सीज में भी दौरे पड़ सकते हैं और ट्रांसफर हो भी सकता है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में ट्रांसफर नहीं भी होगा। तो ब्रॉड कैटेगरी एक्वायर्ड कॉजेस और जेनेटिक एपिलेप्सी। मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मिर्गी का डायग्नोसिस के लिए हमें 2 बेसिक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स सबसे पहला तो चीज क्लिनिकल है कि जो मरीज आपके सिम्टम्स बता रहा है जो कि मिर्गी से बिल्कुल मैच खाते हैं, लेकिन कई बार इन सिम्टम जानने में बहुत मुश्किल होता है कि मतलब कुछ लोगों में तो दौरे जैसा पड़ेगा, कुछ लोग में बेहोशी करके ही बच्चे आ जाते हैं कि बेहोशी हो जा रही है बार बार, या ड्रॉप अटैक करके आ रहे हैं कि बच्चा एकदम से, या जो पेशेंट है वो एकदम से गिर जा रहा है। तो यहाँ से हमें सस्पिशन होता है। तो ऐसे में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने सिम्टम बताते हैं, तो हम लोग 2 बेसिक टेस्ट करते हैं। बेसिक टेस्ट में एक तो हम सीटी या एमआरआई यानी स्कैन करके देखते हैं ब्रेन में कि कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है। और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में हमें कभी कोई गांठ मिल गई कि जैसे टीबी की गांठ या कीड़े की गांठ के बारे में मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों में ट्यूमर हो गया, या कोई नस ब्लॉकेज या ब्रेन हेमरेज हो गया, तो एक तो ये हम सीटी या एमआरआई में देख लेते हैं। आमतौर पे कंट्रास्ट फिल्म हम इसमें प्रेफर करते हैं। और दूसरा टेस्ट हम करते हैं ईजी, जिसमें हम ब्रेन की वेव्स की रिकॉर्डिंग करते हैं और इसमें हमें डिफेक्ट दिख जाता है। तो 2 बेसिक टेस्ट होते हैं इनिशियल डायग्नोसिस के लिए। डॉक्टर, क्या मिर्गी का ट्रीटमेंट उपलब्ध है? डेफिनेटली इसका उपलब्ध है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला काम उसका होता है कि वो ये पता लगाएगा कि आपको दौरे क्यों पड़ रहे हैं। तो पहले तो जैसे वजह, अगर हमें किसी पेशेंट में वजह मिल गई कि हमने माना कि किसी को टीबी का इन्फेक्शन हो गया है ब्रेन में और उसकी वजह से दौरे आ रहे हैं, तो हम टीबी की दवा स्टार्ट कर देते हैं और उसके साथ हम दौरे की दवा स्टार्ट कर देते हैं। आमतौर पे देखने में यह है कि 60% केसेस में, 50 से 60% केसेस में आपको कुछ वजह दौरे की मिल जाती है, जैसे वही जो कीड़े की गांठ या कोई नस ब्लॉकेज या इन्फेक्शन, तो हम उसको आराम से ट्रीट कर देते हैं और साथ में दौरे की दवाइयां देते हैं। और हमें पीरियड भी पता होता है
कि कीड़े की गांठ है तो वो 6 महीने से लेकर साल भर में वो घुल जाएगी और उसके बाद शायद दौरे की दवा या किसी भी तरह की दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 50% केसेस में आपको कोई वजह डेफिनेटिव नहीं मिल पाती है, तो हम उसमें या तो मान लेते हैं कि ये कोई जेनेटिक एपिलेप्सी है, या एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम क्रिप्टोजेनिक एपिलेप्सी कह देते हैं। क्रिप्टोजेनिक एपिलेप्सी का मतलब फाइन भी। तो ऐसे में दवाइयां चलेंगी, लेकिन उनका पीरियड डिफाइन नहीं होगा कि हम दवाइयां कब तक दें। तो उसका डेफिनेटली इलाज संभव है। तो पहला तो इलाज है दवाइयों से, यानी उसके कारण को ठीक करना, साथ में दौरे की दवाइयां देना। फिर उन केसेस में जो कि ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कुछ एपिलेप्सी ऐसी हैं कि जिसमें आप 3-4 दौरे की दवाइयां दे रहे हैं लेकिन दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हम सर्जिकल ऑप्शंस या मिनिमली इन्वेसिव जो ऑप्शंस हैं उनमें जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में पहले तो ईजी मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें इंट्राक्रेनियल इलेक्ट्रोड लगा के हम डेफिनेट साइट आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जगह से दौरे की उपज है और उसका फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। ट्रीटमेंट में सर्जिकल ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे मिनिमली इन्वेसिव में वेगस नर्व स्टिमुलेशन कर सकते हैं, या कुछ छोटी सर्जरीज भी होती हैं कि कॉर्पस क्लोस्टमी कर दी। फिर बड़ी सर्जरीज जैसे लोबेक्टमी या कोई डेफिनेटिव पार्ट जैसे टेम्पोरल लोब या एमिगडाला जहां से सीजर का ओरिजिन हो रहा है, तो उस पर कई बार निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शंस हमारे पास सारे तरह के हैं कि कारण को ठीक करो, दौरे की दवा दो, जो कंट्रोल ना हो उनमें सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मिर्गी के सिम्टम्स क्या हैं और कोई इनको कैसे पहचान सकता है, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मिर्गी बेसिकली हम 2 तरह की वैरायटीज बताते हैं, 2 तरह की कैटेगरी में रखते हैं। पहली कैटेगरी जिसको हम कन्वल्सिव एपिलेप्सीज कहते हैं, दूसरी नॉन कन्वल्सिव एपिलेप्सीज होती हैं, नॉन कन्वल्सिव सीजर्स होती हैं। कन्वल्सिव सीजर में सबसे कॉमन वैरायटी है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसमें पेशेंट है वो उसको एकदम से एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होना, यानी हाथ पैर ऐंठने लगेगा, दांत भिज जाएंगे, आंखें ऊपर चढ़ने लगेंगी, मुंह से झाग आने लगेगा, कई बार इनवॉलेंट्री मिक्चुरेशन या डेफिकेशन उसके साथ हो जाता है, और या टंग बाइट हो जाती है। तो ये तो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर होते हैं। फिर कन्वल्सिव में दूसरी वैरायटी है फोकल सीजर की, यानी पार्शियल या फोकल सीजर, जिसमें शरीर के पार्ट में एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट होता है, और इसमें जरूरी नहीं है कि पेशेंट का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोशी है, तो वो हो गए फोकल सीजर। तीसरी कैटेगरी मायोक्लोनिक जर्क की होती है। मायोक्लोनिक जर्क में एकदम सडन कोई एक हाथ पैर या किसी शरीर के हिस्से का सडन मूवमेंट हो गया, तो इनको हम मायोक्लोनिक जर्क कहते हैं। तो इनको देख के बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रॉब्लम आता है जो नॉन कन्वल्सिव एपिलेप्सीज होती हैं, जिनमें इस तरह का बॉडी एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट नहीं होगा। इसमें प्रमुखतः 2 तरह की एपिलेप्सीज होती हैं जिनको हमें पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे कई बार बच्चों में एब्सेंट सीजर के एपिसोड होते हैं। एब्सेंट सीजर का मतलब होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए लॉस ऑफ अवेयरनेस, यानी बच्चा कुछ पढ़ रहा है या कुछ बोल रहा है, तो उसका थोड़ा देर के लिए कंसंट्रेशन अफेक्ट हो गया। कंसंट्रेशन अफेक्ट होने से उसको बच्चे को पता भी नहीं लगेगा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों में आमतौर पे स्कूल से शिकायतें आती हैं कि बच्चा पढ़ाई में नहीं लगा रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, जबकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, लेकिन कई बार जो स्कूल टीचर्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स ये समझ नहीं पाते। तो एब्सेंट सीजर का पता लगाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, वो ईजी टेस्ट करता है, क्योंकि जो ब्रेन स्कैनिंग है एब्सेंट सीजर में आमतौर पे नॉर्मल होती है। तो जब हम ईजी टेस्ट करते हैं तो उसमें एक बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है। न्यूरोलॉजी में हम उसको कह देते हैं कि 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव पैटर्न मिल रहा है। तो वो जैसे ही हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे को एब्सेंट सीजर है, और इनफैक्ट मेंटली ये ठीक है, लेकिन क्योंकि उसको बार बार लॉस ऑफ अवेयरनेस हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका तरीका तो ये है। फिर एक वैरायटी है एटोनिक सीजर। एटोनिक सीजर का मतलब होता है कि सडन लॉस ऑफ बॉडी टोन। सडन लॉस ऑफ बॉडी टोन अगर कभी हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि आमतौर पे इसके जो पेशेंट आते हैं वो ड्रॉप अटैक करके आते हैं कि ये कहीं पे खड़े थे, एकदम से बाजार में गिर गए। इनफैक्ट कोई भी पेशेंट अगर है कि सडनली इनकी फॉल की हिस्ट्री है, मतलब बिना किसी कारण के अचानक से अंधेरी आई और गिर गए, तो हम हमेशा कार्डियक और ब्रेन इवैल्यूएशन दोनों करते हैं कि कहीं उसको कार्डियक कॉज की वजह से हुआ या उसको कोई एटोनिक सीजर आ रहे थे। तो ये हो गई नॉन कन्वल्सिव सीजर की बात। यानी कन्वल्सिव सीजर में जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, मायोक्लोनिक और फोकल सीजर देखने होते हैं, और नॉन कन्वल्सिव में एटोनिक और एब्सेंट सीजर, ये 2 कॉमन होते हैं। तो मोटा मोटी इनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो ये जब कंप्लेंट आप डॉक्टर को बताते हैं तो वो आपके टेस्ट करके बता देगा इजीली कि उसको किस तरह की एपिलेप्सी। डॉक्टर,
कई बार हम ये भी देखते हैं एपिलेप्सी से जुड़ी हुई लोगों के बीच में काफी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उनके बारे में बताएं। तो जैसे एपिलेप्सी वर्ड है, इवन हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लोग मानते हैं कि कोई भूत प्रेत का साया आ गया है, कोई देवी चढ़ गई है, इस तरह की चीजें सोचते हैं। गांव के ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं जो देहात से बिलोंग करते हैं वो पहले झाड़ फूक के लिए चले जाते हैं, और ये बात इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं को मान लीजिए कि जो यूरोपियन वर्ड है वहां पर भी इसके बारे में ये मिसकंसेप्शंस हुआ करते थे। पहले एपिलेप्सी के लिए वर्ड यूज करते थे सेलिनेट जेटाई। सेलिनेट जेटाई का मतलब कि मून गॉड है, उसका कुछ प्रकोप हो गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा। तो एक तो सबसे बड़ा ये मिसकंसेप्शन है, और सबके लिए मेरा मैसेज भी ये है कि कभी भी कोई इस तरह का एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट है तो दिस इज नॉट कि कोई देवी प्रकोप है या कोई भूत प्रेत का साया है। दिस इज अ डिसऑर्डर, ये एक ब्रेन की बीमारी है जिसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर दूसरा एक मिसकंसेप्शन है कि किसी मरीज को अगर दौरे आ रहे हैं तो आप उसको मोजे सुंघा दीजिए, आप उसको जी गोबर सुंघा दीजिए तो उससे ठीक हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत सी चीज है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना होता है। इवन एपिलेप्सी का जो पेशेंट आता है तो पहले आपको उसको सेफ जगह पे ले जाना होता है कि उसको कि कहीं चोट ना लग जाए। एपिलेप्सी के दौरान वो अपना बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, इससे बचाना होता है। फिर कुछ लोग उसके मुंह में तमाम तरह की चीज, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में एस्पिरेशन या कोई भी चीज मुंह में चली गई तो सांस की नली में चोकिंग होने का बहुत चांस हो जाता है। तो कभी भी कुछ भी मुंह में डालना नहीं चाहिए। तो ये तो बेसिक मिसकंसेप्शंस हैं जो आमतौर पे हम लोग ओपीडीज में सुनते हैं। साथ ही डॉक्टर आप ये भी बताएं कि मिर्गी के मरीज की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, मिर्गी, ये अच्छा सवाल है। मिर्गी के मरीजों में अगर आपको आपके सामने अगर किसी मरीज को दौरा पड़ रहा है तो 2-3 चीज का ख्याल जरूर रखना चाहिए। पहले तो जब भी दौरा पड़ रहा है तो दौरे को पड़ने दें, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और मरीज को सेफ जगह पे शिफ्ट करें। सेफ जगह से मेरा मतलब ये है कि जैसे कहीं पे स्टूल या टेबल का कोना है तो ऐसे में अगर अचानक उसे दौरा पड़ेगा, वो गिरेगा, उसको कोने से चोट लगने का डर, तो ऐसे में जरूरी है कि आप उसको ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां पे कोई कोना या शार्प ऑब्जेक्ट ना हो, जहां चोट लगने का डर ना हो। आग है उसके पास से उसको दूर ले जाएं, यानी हीटर के पास अगर बैठा है, फायर प्लेस के पास बैठा है, उससे दूर ले जाएं, क्योंकि वहां पे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। फिर पूल, अगर पूल में है पेशेंट और कुछ भी आपको डाउट हुआ कि अरे मरीज को दौरा पड़ने वाला है, तो उसको तुरंत वहां से बाहर निकालें, क्योंकि डूबने का खतरा बहुत है। और दूसरा काम कि जब भी दौरा पड़ रहा है तो उसको रोकेंगे नहीं, उसको मरीज को करवट करा दे। करवट कराने से क्या होगा कि उसके मुंह से जितनी भी सिक्रीशंस होंगी वो साइड से निकल के बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे में जो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन एपिलेप्सी का होता है, यानी एस्पिरेशन निमोनाइटिस, तो उससे बच जाता है, क्योंकि अपनी ही सिक्रीशंस कई बार फेफड़े में चली जाती हैं जिससे निमोनिया बनने का चांस होता है। तो हम उसको करवट करा देंगे तो ये चांस नहीं होगा। फिर आगे के लिए कुछ इश्यूज रहते हैं मरीज के लिए कि अक्सर मरीज आते हैं कि उन्होंने दवा खाना शुरू किया, 3-4 महीने तक वो खाते रहे और उसको कोई दौरा नहीं पड़ा, तो फिर वो सोचता है कि हम ठीक हो गए, फिर दवा में लापरवाह हो जाता है। तो हमेशा ये रिमाइंड रहना चाहिए कि अगर आपके घर में कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है कि दवा आपको रेगुलर है, जब तक डॉक्टर आपसे बोलेगा नहीं तब तक आपको दवा बिल्कुल भी बंद नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही दवा बंद करेंगे तो दौरे पड़ने का चांस आपका तुरंत बढ़ जाएगा। फिर ड्राइविंग इश्यूज को लेके बहुत रहते हैं, इसका केयर रखना चाहिए कि मरीज को अकेले ड्राइविंग के लिए एटलीस्ट सरकारी नियम ये है कि कोई भी मरीज जिसको एपिलेप्सी है उसको कोई ड्राइविंग जॉब जल्दी नहीं दिया जा सकता। और इवन 3-4 महीने तक तो आपको अगर उसको दौरा पड़ा है और दवाई रेगुलर ले रहा है तो उसको अकेले ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भेजना नहीं। ड्राइविंग की बात छोड़िए, इवन उसको अकेले भी 1-1.5 महीने तक के कहीं पर भी बिना एडेड जाने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। फिर स्विमिंग पूल में जाना या आग के पास जाना, ये सारी चीजों के लिए हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के मरीज को हम पूल में या आग के पास जाने से रोकें। डॉक्टर, क्या टेंशन या स्ट्रेस में एपिलेप्सी हो सकती है? टेंशन और स्ट्रेस में एपिलेप्सी मतलब उसका कारण नहीं हो सकता टेंशन स्ट्रेस। टेंशन और स्ट्रेस से एपिलेप्सी प्रेसिपिटेट हो सकती है। फिर एपिलेप्सी में भी जैसे 2 तरह का सीजर है कि एक हम कहते हैं कि ट्रू एपिलेप्सी है, यानी ट्रू सीजर, दूसरे होते हैं स्यूडो सीजर, जो कि दिखने में कई बार एपिलेप्सी जैसे लगते हैं और उसको डिफरेंशिएट कर पाने में कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो स्यूडो सीजर या हम उसे PNES यानी पैरोक्सिस्मल नॉन एपिलेप्टिक सीजर जिसे कहते हैं, वो प्रेसिपिटेट होने का तो चांस डेफिनेटली होता ही है कि कई बार मरीज ऐसे करके आते हैं और हम टेस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि इनको ट्रू एपिलेप्सी नहीं है, दरअसल ये एक तरह का पैनिक अटैक या पैरोक्सिस्मल नॉन एपिलेप्टिक सीजर। तो इस तरह की सिचुएशन प्रेसिपिटेट हो सकती है। ट्रू एपिलेप्सी
प्रेसिपिटेट होने का मतलब से कि अगर किसी को दौरे की बीमारी है और कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन उसके सामने आई तो उस समय उसको दौरा आ सकता है, लेकिन बतौर कारण स्ट्रेस नहीं हो सकता। साथ ही कई लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि क्या एपिलेप्सी के लिए जिंदगी भर दवाइयां या इलाज लेना पड़ सकता है? देखिए, अगर हम बात करेंगे पड़ सकता है तो हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस यानी 50-60% केसेस में आप देखेंगे कि साल 2 साल तक अगर दवाई वो खा रहा है तो उसमें वो ठीक हो जाता है। उसको लाइफ लॉन्ग, जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ लॉन्ग ही ट्रीटमेंट लेना पड़े। डेफिनेट किसी भी चीज के बारे में मेडिकल साइंस में हम लोग कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जो हमारे पास डाटा है, जैसे ज्यादातर केसेस आपके न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के केसेस आ रहे हैं तो 6 महीने से 1 साल तक दवाई लेने में ठीक हो जाता है। या कभी कभी किसी को मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, जैसे गोरखपुर में जैपनीज इंकेफ्लाइटिस की एपिडेमिक आई, तो ऐसे में अगर इंकेफ्लाइटिस मेनिंजाइटिस की वजह से हो रहा है तो जब वो इन्फेक्शन खत्म होगा उसके कुछ समय तक के हम 6-8 महीने तक दौरे की दवा देंगे, वो ठीक हो जाएगा, दवा बंद कर देंगे। जेनेटिक एपिलेप्सीज के बारे में या जो क्रिप्टोजेनिक एपिलेप्सी यानी जिनका कारण हमें पता नहीं है, तो उनका ड्यूरेशन डिफाइंड नहीं है कि उसमें हमें दवा कब तक देनी है। तो ऐसे में हम लोग आमतौर पे हर साल में एक बार उनको इवेल्युएट करते रहते हैं, कुछ टेस्ट करा के देखते हैं, ईजी करा के देखते हैं, नहीं आया है, ईजी नॉर्मल आ रहा है तो हम उसमें दवा को धीरे धीरे कम करके बंद भी करते हैं। क्या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? केवल उन बच्चों की बात करें कि जैसे जो बर्थ से एपिलेप्सी हो रही, बर्थ हाइपोक्सिया की वजह से, जिनमें मेंटल रिटार्डेशन भी है, तो मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन के साथ एपिलेप्सी है कि नहीं है तो एपिलेप्सी इस चीज पे फर्क नहीं डालेगा। जो बाकी नॉर्मल मरीज हैं उनको, जिनको सिर्फ एपिलेप्सी यानी सीजर की प्रॉब्लम है, तो उनका मेंटेशन बिल्कुल नॉर्मल होता है जैसे बाकी नॉर्मल लोग हैं। नॉर्मल लोगों की तरह रह सकते हैं, नॉर्मल लाइफ बिल्कुल व्यतीत कर सकते हैं। इवन जेनेटिक एपिलेप्सी ज्यादातर केसेस में ट्रांसफर तो नहीं होती और एक्वायर्ड कॉजेज तो बिल्कुल भी ट्रांसफर में नहीं होंगे, तो उनका अपना शादी ब्याह के जो इशू हैं बिल्कुल शादी कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह। उनके बच्चे जो होंगे, कोई उनमें बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि उनमें बच्चों में जाए, नहीं तो नहीं जाता। तो बिल्कुल सब कुछ, शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बस ये कि अपना रेगुलर जो ट्रीटमेंट है, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो लेना उनके लिए जरूरी है, नहीं तो मेंटेशन पे या लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज या ऐसी कोई जानकारी जो आप देना चाहें? एपिलेप्सी के बारे में सबसे पहले तो जैसे मिसकंसेप्शंस पे बात हुई कि जो बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। पहले तो एपिलेप्सी कोई देवी प्रकोप या भूत प्रेत का वशीकरण नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा मरीज दिखता है जिसमें कुछ एबनॉर्मल बॉडी एक्टिविटी होती है, तो ऐसे में उनको अवेयर करना चाहिए कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई वो क्या है, किस वजह से हो रहा है और उसका कब तक ट्रीटमेंट चलना है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। बाकी जो मिसकंसेप्शन, जैसा मैंने बताया था कि थोड़ा केयर ये करना चाहिए कि ड्राइविंग इश्यूज हैं, ड्राइविंग पे ना भेजा जाए ऐसे मरीज को, अकेले जा जाए, नदी तालाब या आग में ना जाने दिया जाए, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत इजीली ट्रीटेबल है। जैसा हम बीपी या शुगर की दवा खाते हैं तो वैसे ही हम एपिलेप्सी की दवा साल 2 साल खा रहे हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि इसको बहुत मतलब नॉन सीरियसली नहीं लें, इसको सीरियसली लें कि भाई ठीक है, जाएंगे डॉक्टर के पास और इजीली ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर, आपका इन अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।